तो स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर हम तैयारी कर रहे हैं जीएस और हिंदी के लिए आने वाली विभिन्न परीक्षाओं, जैसे वीडियो हो गया, लेखपाल हो गया, पुलिस हो गया। तो उसमें जो जीएस और हिंदी का सेगमेंट है उसकी हम यहाँ तैयारी कर क्लास में मैंने आपको हिंदी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए थे। आज मैं जीएस की स्टार्टिंग करूँगा और आज हम जीएस के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लगवाएंगे। और फिर से उन सभी लोगों का स्वागत है जो हमारे साथ जुड़ते हैं चैनल पर। और तो बिना किसी देरी के चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, यानी ये जो पेपर है ये है लेखपाल का 2015 में जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें जीएस का सेगमेंट है। ये देखिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 51। पहला सवाल है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन है आपके पास 1940, 1942, 1945, 1946। बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक सवाल है। इस सवाल को जो लोग गलत कर रहे हैं भैया, वो कम से कम अपनी सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ दें कि वो कभी सरकारी नौकरी पा पाएंगे। सीधी सी बात है, बहुत ही बेसिक सवाल है। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है 1942। 1942 में महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था 1942 में, है ना। और ये बिल्कुल हम कहेंगे कि जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक अंतिम बड़ा आंदोलन था। इसके बाद कोई अंतिम बड़ा आंदोलन भारत में, मतलब इसके बाद कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। ये लास्ट था जो गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमा गाता मारू घटना, या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ये आपके सामने ऑप्शन है। और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो होगा कामागाटा मारू की घटना, है ना। ये जो घटना है इसे हम बोलते हैं कामागाटा मारू की घटना। और कामागाटा मारू बेसिकली क्या है तो जान लो। देखो, कामागाटा मारू ये भी पेपर में पूछ लेता है कि कामागाटा मारू क्या है, मतलब इस घटना में ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका क्या मतलब है। तो ये एक जहाज का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि सिंगापुर से जा रहा था कनाडा। तो उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। और आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि ये जो कामागाटा मारू की घटना है ये किस वर्ष हुई। देखते हैं कितने लोगों का इतिहास अच्छा है, अभी मालूम चल जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 53 आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मेरू रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य है? देखिए मेरू रज्जु क्या होता है यहाँ पर से आप समझ लो। मेरू रज्जु होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का इंपॉर्टेंट काम क्या है? देखो, रीढ़ की हड्डी केवल हमें सीधा ही नहीं रखती है, मतलब ये तो उसका एक बेसिक काम है ही, एक प्राइमरी काम यही है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट काम और भी है जो वो करती है। ऑप्शन है आपके सामने, द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, या रक्त का पंपन। तो देखो ये तो किसी हालत में होगा नहीं, रक्त से तो उसका कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं जो बिना हमारे पता चले ही हो जाती हैं, यानी हमें फील भी नहीं होता और हम उन्हें कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अचानक से अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे रख जाए अचानक से, तो आप क्या करते हो, उसे ऑटोमेटिक पीछे खींच लेते हो। और ये इतनी तेज होता है कि आपका दिमाग इसके लिए पहले से ही तैयार होता है कि उसे ऐसा करना है। इसमें आपको अपने शरीर को आदेश देने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपना हाथ पीछे खींचो, नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये होती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो मतलब तुरंत हो जाती हैं, है ना। जैसे आपको छींक आएगी तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, यानी ये तुरंत हो जाती हैं। और ये सब जो है नियंत्रित करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? यदि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना है तो कौन हटाएगा, बेसिक सवाल है ये। ऑप्शन है राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, या लोकसभा। तो इसका जो सही जवाब है, अगर जिन लोगों को पता होगा कि एक्चुअल में उपराष्ट्रपति क्या है, वो क्यों पद पर बैठा है, तो वो इसका आंसर दे पाएंगे। और इसका जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के तौर पे कोई काम नहीं है।
ये जो मुख्य काम करता है वो काम करता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, हमेशा याद रहे। इवन जो इसको सैलरी भी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलती है, उपराष्ट्रपति के रूप में इसको सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के रूप में इसका कोई काम ही नहीं है। इसका जो मुख्य काम है वो है राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसको हटाएगा भी कौन? राज्यसभा ही हटाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पहले तो यहाँ पर एक जो शब्द आया है इसका मतलब आप समझो कि प्रशांतक औषध क्या होती हैं। प्रशांतक औषध, तो देखो प्रशांत का मतलब होता है शांत करने वाला। अब शांति किस में चाहिए होगी? तो ऑब्वियस बात है शांति का सीधा सा संबंध होता है दिमाग से। तो प्रशांतक औषधियों का हम यूज कहाँ करते हैं? प्रशांतक औषधियों का इस्तेमाल हम करते हैं मानसिक रोगों में, ध्यान रहे, ठीक है। दिमागी जो रोग होते हैं, मानसिक जो रोग होते हैं, उनसे जुड़े मामलों में इस्तेमाल की जाती है प्रशांतक औषधियाँ। ये क्या करती हैं? दिमाग को शांत कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं प्रशांतक औषधि। अब कौन कौन सी हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ग्लूकोज है, ठीक है ना, एम्पिसिलिन है, एस्पिरिन है, वेलियम है। तो अभी ग्लूकोज तो होगा नहीं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हम सब लोग यूज ही करते हैं इसको। इसका सही जवाब होगा वेलियम, ठीक है। वेलियम एक प्रशांतक औषधि है। और देखो ना केवल वेलियम एक प्रशांतक औषधि है, इसके अलावा और भी कुछ आपकी प्रशांतक औषधियाँ हैं, जैसे इक्केनेल। इक्केनेल भी एक प्रशांतक औषधि है, ये भी मानसिक रोगों में काम आती है। इसके अलावा सेरोटोनिक नाम की एक औषधि भी होती है, सेरोटोनिक, वो भी इसके इस्तेमाल में हम लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही बेसिक सवाल है, सभी लोगों को इसका जवाब पता होगा। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जुड़ा हुआ है किससे? मोहिनी अट्टम सीधे सीधे जुड़ा हुआ है केरल राज्य से, सबको इसका आंसर पता है। बहुत ही आसान सवाल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है और एक आध सवाल तो पेपर में आपको अच्छा मिलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दे पाएगा। ऑप्शन है एनडीपी एमपी, एनडीपी एफई, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। तो देखो इसमें जो शब्द लिखे हैं इनका मतलब समझ लो। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया एनडीपी, ठीक है। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दो हो गए शब्द, अब इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों एनएनपीएफसी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तब जब कम से कम मेरे पास 100 कमेंट हों इस बात के लिए जो ये कहें कि हाँ सर आप मुझे बताइए एनएनपीएफसी क्या होता है, तब मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि एनएनपीएफसी क्या है। अगर आप लोग से जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए और फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल में कि आखिरकार राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप थोड़ा सपोर्ट करें तो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये 2015 की करंट का है जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसे छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये हमारे किसी काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं 59 पर। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी। चलिए 59, इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों कावेरी। कावेरी की सभी सहायक नदियां हैं, हेमवती, अमरावती, ठीक है ना, लोकापावनी भी एक इसमें और सहायक नदी है। तो ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन कस्तूरबा, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल। तो अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। सही जवाब है इसका बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और 1856 में जब अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, तब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 1857 में अवध से क्रांति का नेतृत्व किया था। बाद में इन्हें अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में भी शरण लेनी पड़ी। तो ये सब बातें हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ा है वो हमारे आई बटन पर क्लिक करके या हमारे वीडियो में जा कर के, इसके चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। मैंने मॉडर्न इंडिया के सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख लीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61। अगला सवाल साइंस से जुड़ा हुआ है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है। देखो इसको मैं हिंदी में ये थोड़ा सा कठिन भाषा में कर दिया है, ठीक है। मैं इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखो आप, ये एक वेव है, इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। एक इसका पॉइंट है ये, ठीक है। चलो इसमें ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। पूछ रहा है कि इसके बीच में ये जो गैप है ना, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब इसका नाम पूछ रहा है, सीधी सी बात है ये। अब आपको बताना है। ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग या आयाम। सही जवाब इसका क्या होगा। देखिए मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, अब तो बहुत ही आसान हो गया ये। इसका सही जवाब होगा तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखना वेवलेंथ, ये जो लैम्डा है ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, यानी तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव कौन रखता है। ऑप्शन महलनोबिस, PURA, गांधीवादी या LPG। तो इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा PURA। सही जवाब होगा इसका PURA। PURA का फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म है और ये इस तरीके का प्रस्ताव रखता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बाकी देखो, बाकी तो यार ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे। देखो LPG है भैया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसका गांव से क्या मतलब है। महलनोबिस तो एक व्यक्ति का नाम है, PC महलनोबिस। गांधीवादी तो एक विचार है यार, मतलब आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, आसान था। चलिए आगे है, ये करंट का सवाल है तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला सवाल फिर से विज्ञान से। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन है डायनामो, माइक्रोफोन, वैद्युत मोटर या बैटरी। तो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन चेंज करता है। तो बहुत ही आसान क्लास 8th का सवाल है ये। इसका सही आंसर होगा डायनामो। डायनामो ऐसा करता है। और जस्ट इसका अगर हम उल्टा कर दें कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, हालांकि है तो करंट का लेकिन डेटा वही है, सेम ही है, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। कौन सा देश संसार में धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास चीन, USA, रूस और इंडिया। तो देखो दूसरे की बात हो रही है, अगर पहला पूछता तो आंसर हो जाता चाइना, और दूसरा पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका भारत। ये डेटा आज भी सेम ही है, कोई खास अंतर नहीं आया है। चलिए आगे देखें। 2015 का करंट से है ये, कोई पुरस्कार पूछ रहा है, ये हमारे काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। चलिए आगे देखें। अगला सवाल है, किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। लोकनायक की उपाधि किसकी है। ऑप्शन है CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश नारायण। ध्यान रखना, JP नारायण इसका सही आंसर है। लोकनायक की उपाधि है जयप्रकाश नारायण की। और अगर यहाँ पर ये कह देता लोकबंधु तो फिर आंसर हो जाता CF एंड्रयू। ध्यान रखना, लोक बंधु हैं CF एंड्रयू और लोक नायक हैं जयप्रकाश नारायण। जिन लोगों को नहीं पता है वो नोट कर ले इसको, अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल है, भारत की आधी आबादी केवल 5 राज्यों में रहती है, इनमें से कौन सा उन 5 घनी आबादी वाले राज्यों में नहीं है। तो देखो पहले वो 5 राज्य कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा तो UP में ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, है ना। फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। फिर आप आ जाता है आपका महाराष्ट्र, बिहार भी है इसमें, ठीक है। और 5th नंबर पे है आंध्र प्रदेश। हालांकि ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये है आपका 2011 के हिसाब से, 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से है। क्योंकि अभी आप देखोगे लेटेस्ट, तो 2015 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो अभी के हिसाब से डेटा नहीं है, ये 2011 के हिसाब से है। और पेपर में भी सेंसस के हिसाब से ही पूछेगा, ध्यान रखना। तो इनमें से आपको देखो बिहार इसमें दिया ही है, वेस्ट बंगाल दिया ही है, महाराष्ट्र दिया ही है। तो कौन सा बच गया, एक ही बच गया जो कि है केरल। केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69।
अवध में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? यूपीपीसीएस का बहुत ही पैट सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों बाबा रामचंद्र। ध्यान रखना, अवध में, अवध के क्षेत्र में कृषक आंदोलन के नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 70। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वैसे तो ये करंट का सवाल है, लेकिन हाँ पेपर में नॉर्मली भी पूछ सकता है, हो सकता है आपसे अभी भी पूछ ले कि अभी कौन है। तो आज के समय की हम बात करें कि आज के समय में कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो बताइए कमेंट के माध्यम से मुझे जल्दी से। और इसका सही जवाब है डेविड मालपास। ध्यान रखना, डेविड मालपास इसका सही जवाब है, या डेविड मालपास भी बोल देते हैं, तो ये इसका सही जवाब है। डेविड से याद रखना है इसको, ठीक है। ये इसके अभी के हैं, ये उस समय के हिसाब से हैं जो आपको याद नहीं रखने हैं। डेविड मालपास आपको याद रखना है। आगे देखें 71, मशरूम किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है वायरस का, लाइकेन का, फंजाई का, बैक्टीरिया का। तो बायोलॉजी का बेसिक सवाल है, मशरूम एग्जाम्पल होगा फंजाई का, ध्यान रखना। आगे देखें 72, दिल्ली मेट्रो को अपनी पहली ड्राइवर लेस रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? तो ये भी करंट का ही है, इसे हम छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इसका आंसर जो है साउथ कोरिया था उस समय के हिसाब से, बट आप इसे स्किप कर दो क्योंकि अब ये नहीं पूछने वाला। आगे देखो 73, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले राज्य कौन कौन से थे? अच्छा सवाल है, पंचायती राज बिल्कुल आपके ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है कि पंचायती राज से सवाल आएगा और बिल्कुल आएगा। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी भैया? पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले हुई थी राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान के नागौर से, और उसके बाद शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों ही इसके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आखिरकार पंचायती राज कब से शुरू हुआ, ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी आप लोग मुझे आंसर करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? यानी भारत का क्षेत्रफल इस धरती के क्षेत्रफल का, दुनिया के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है 3.4, 4.4, 5.4 या 2.4। इसका सही जवाब है 2.4। ध्यान रखना, 2.4% जमीन है भारत के पास पूरी दुनिया की, जिसमें करीब करीब 17% आबादी निवास करती है पूरी दुनिया की। चलिए, और सीरीज का अंतिम प्रश्न, अशोक के आक्रमण के दौरान पूर्वी कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ये पूछ रहा है। अशोक ने जब कलिंग पर हमला किया था उस समय राजधानी कलिंग की क्या थी, ये पूछ रहा है। कलिंग, कलिंग उत्कल, इसका उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में भी मिलता है। ऑप्शन है तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोशाली, और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों तोशाली। चलिए, ये हुए हमारे कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।